हे गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और मुझे पता है कि आप लोग इस सीरीज़ का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आप में से कमेंट्स में बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इनक्रेडिबल हरकुलिस की डार्क रेन की सीरीज़ कब आने वाली है। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि बहुत जल्द हम जो है हरकुलिस की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे और फाइनली अब हमारे पास जो है हरकुलिस की सीरीज़ आ गई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि डार्क रेन के अंदर जो इसकी टाइम्स हैं, फिलहाल हमारे पास अभी सिर्फ 2 ही इसके इशूज़ हैं जिनको हम अपने साथ शेयर करेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हरकुलिस हमें फिर दोबारा डार्क रेन के अंदर नहीं दिखेगा। डार्क रेन के अंदर हरकुलिस हमें ज़्यादातर अब जो है माइटी एवेंजर्स की कॉमिक सीरीज़ के अंदर देखेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माइटी एवेंजर्स की टीम को उसने ज्वाइन कर लिया था और साथ में अमेडियस जो को भी। लेकिन इस सीरीज़ के अंदर हम देखेंगे सिर्फ हरकुलिस की कहानी कि हरकुलिस और अमेडियस जो इस वक्त क्या कर रहे हैं। और मज़ेदार बात यह है कि क्योंकि ये हरकुलिस की स्टोरी है तो अब हम ग्रीक पैंथियन को बहुत अच्छी तरीके से देखने वाले हैं। बेसिकली यहाँ से हरकुलिस की जो स्टोरीज है वो ग्रीक पैंथियन को बहुत ज़्यादा फॉलो करने लगेंगी और आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि अगर आप ग्रीक मैथोलॉजी के फैंस हैं तो ये चीज़ें आपको बहुत मज़ेदार लगेंगी। तो चलिए गाइस, आई होप कि आपको भी समझ में आ गया होगा कि हम अपने चैनल पे क्या कर रहे हैं। लेकिन जो लोग नए आए हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हम अपने चैनल के ऊपर टाइमलाइन को फॉलो कर रहे हैं मार्वल कॉमिक्स की, जिसमें हम डार्क रेन यानी कि 2009 तक के कॉमिक्स तक पहुँच चुके हैं। और हमने सबकी शुरुआत करी थी 2000 से, जब हमने सेंट्री का ओरिजिन अपने चैनल पर शेयर किया था। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरी आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल के ऊपर डेली अपलोड्स करते हैं और आपको नए नए कॉमिक्स रोजाना देखने को मिलते हैं। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर। अब बिना किसी और बात के इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ से हम लोग जो है एक ब्रुकलिन के न्यूयॉर्क सिटी के अंदर ट्रांसफर होते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि नॉर्मल सा एक बच्चा होता है जो कि उसको कुछ और बच्चे दूसरे बुली कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक यहाँ पे एक लड़का आता है जिसका नाम हमें बताया जा रहा है एगिस रॉलिंस। और यहाँ पे वो अपनी ब्लॉग के जरिए हमें कहानी सुना रहा है कि किस तरह से उसको ये शक्तियाँ मिली और ये जो है यहाँ पे अच्छे अच्छे काम करने लग गया है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा शॉर्ट करके कि दरअसल ये लड़का जो है इसके पास एक प्लेट है, यानी कि चेस्ट प्लेट, और वो उसको किसी और ने नहीं बल्कि गॉडेस अथीना ने दी है। और एक तरह से अथीना ने इसको अपना चैंपियन बनाया है और इसीलिए यहाँ पे ये जो है दुनिया के अंदर अच्छे काम कर रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि एगिस जो है अपना काम वाम निपटाने के बाद वापसी अपने घर में आता है, लेकिन वहाँ पे आज उसका कोई इंतजार कर रहा है और बोलता है कि तुम कौन हो, बाहर आओ, मैं जानता हूँ कि तुम वहाँ छुपे हुए हो। तो बोलता है कि तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे हैं, क्या तुम थंडरबोल्ट्स के साथ हो? तो बोलता है कि हाँ, मैं थंडरबोल्ट के साथ हूँ। तो बोलता है कि मैं क्लाउड गैदरर हूँ जो कि कमांड करता है डॉक्यूमेंट ऑफ ओलंपस को, और इस वक्त तुमने जो सेक्रेड ब्रेस्ट प्लेट अपने सीने पे लगाई हुई है ये तुम्हें बहुत ज़्यादा शक्तियाँ ग्रैंड करती है और तुम्हें एक प्रोटेक्शन फील्ड भी देती है। लेकिन सडनली तुम्हारी इस फील्ड को लगाने की वजह से तुम्हारी ऑक्सीजन तुम्हारी लंग्स तक नहीं पहुँच पा रही है। तो अब बताओ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है जब तुम सांस नहीं ले पा रहे हो? तुम्हारे सीने में जलन महसूस हो रही है ना? क्या तुम्हें डर लग रहा है रॉलिंस? और हम देखते हैं कि उस तरह वो लड़का जो है उसको सांस नहीं आ रही होती है और वो बहुत बुरी तरीके से तड़पना शुरू कर देता है। तो वो बोलता है कि फियर एक हंट्समैन है, और वहीं पे उसकी जो शील्ड खुलती है। तो बोलता है कि देखा, तुम अपना मैजिक इस्तेमाल नहीं करते हो तो तुम्हारे लिए जीना कितना आसान हो जाता है। अब तुम्हारी मिस्टेक्स ने लड़के तुम्हें छोड़ दिया है, अब वक्त आ गया कि तुम्हें नई मिस्टेक्स तलाश करें, तो चलो मेरे साथ। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊँगा, मेरी गॉडेस वो तुमसे बहुत ज़्यादा ग्रेट हैं, वो मुझे इन सारी शील्ड्स में प्रोटेक्ट करती हैं अभी भी, और वो बहुत जल्द मेरे सामने आएंगी मदद के लिए। और हम देखते हैं कि यहाँ से वो एगिस कूद जाता है। और यहीं से हम लोग को एक छोटा सा रिकैप दिखाया जा रहा था हरकुलिस की स्टोरी का कि अब तक हरकुलिस की स्टोरी में क्या हो चुका है। आप सबको याद होगा कि अमेडियस जो और हरकुलिस जो है गॉड से लड़ने गए थे, यानी स्क्रल गॉड से लड़ने गए। उसके बाद वो डेफनी गॉर्गन के साथ उसका थोड़ा सा रिलेशन चला ही था कि उसने उसको डंप कर दिया। उसके बाद हमने देखा था कि यहाँ पे ओलंपस ग्रुप जो है वहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो रहा है, यानी कि हमने देखा टाइफून जो कि एक अजीबोगरीब विलन है, वो गॉडेस हेरा के साथ काम कर रहा है और हेरा ने पूरे के पूरे पैंथियन को जो है संभालने की जिम्मेदारी ले ली है। तो ये सारी स्टोरी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हम मिड टाउन मैनहट्टन में शिफ्ट होते हैं जो कि ग्रीक डाइनर है, और यहाँ पे हम देखते हैं हरकुलिस, अमेडियस जो और गॉडेस अथीना बैठी होती हैं। और अथीना बोलती है कि मुझे अभी भी तुम लोगों की ये बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम लोग एवेंजर्स के साथ हैंग आउट करने के लिए इतना ज़्यादा परेशान क्यों कर रहे हो मुझे। मतलब तुम लोगों को मैं पहले कम टास्क देती हूँ जो तुम लोग उनकी मदद करना चाहते हो जाके। तो बोलता है कि हाँ, तुम्हारी बात तो ठीक है अथीना, लेकिन अर्थ माइटीज हीरोज़ के साथ लड़ना वो एक बहुत ही बड़ी बात है, और खासकर हमने किसी छोटे मोटे इंसान से नहीं बल्कि हम एक एल्डर गॉड की थॉन से लड़कर आ रहे हैं, और इसके ज़रिए अमेडियस जो को काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आया था।
तो आप सब जानते हैं कि ये कौन से टॉपिक के ऊपर बात हो रही है। रेफरेंस के लिए मैं आपको बता दूं कि ये माइटी विंटर्स इश्यू नंबर 21 है, जिसको हम अपने चैनल पे पहले शेयर कर चुके हैं। और वो बोलता है हरकुलिस, वैसे भी तुम्हें पता है कि अभी कुछ टाइम पहले डेफनी गॉर्गन ने इसको जो है डम कर दिया है, तो आजकल इसका दिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाजुक हो गया है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको काम में लगा के रखूँ ताकि वो ये सब याद ना कर सके। तो वहीं पे मेडिस बोलता है कि फॉर द 735th टाइम, हाँ मैं काउंट कर रहा हूँ, क्या तुम इस मैटर को बार बार मेरे सामने लाना बंद करोगे? तो वही बात अथीना बोलती है कि देखो मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि अर्थली एरोस जो है वो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन होती है। अपने नाम का मतलब जानो एमेडियस, तुम जो हो लव के लिए बने हो, लेकिन किसी इंसानों के लव के लिए नहीं, बल्कि लव ऑफ गॉड्स के लिए। और इस तरह हम लोग देखते हैं कि वो लोग यहाँ पे बैठ के अपना जो है एंजॉय कर ही रहे होते हैं लंच वगैरह, लेकिन पीछे से एक आवाज़ आती है और वो बोलती है कि योर हाइनेस। तो एमेडिस बोलता है कि ज़रा पीछे देखो। और हम देखते हैं कि यहाँ पे आज कोई और नहीं बल्कि डाइनर के अंदर यहाँ पे दरअसल गॉडेस हेरा टाइफून के साथ आई होती हैं। और वो बोलती है कि तुम्हें से मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है सेलेनस, काफ़ी वक्त हो गया है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त इस जगह पे ये लोग मौजूद है, ये एक तरह का जो है ग्रीक पैंथियन का ही एक रेस्टोरेंट है। यहाँ पे सारे ग्रीक कैरेक्टर्स आते हैं और वो अपना लंच डिनर वगैरह करते हैं। जैसे नॉर्मल बार्स होते हैं, तो ये एक नॉर्मल बार है ग्रीक के लोगों के लिए, जो कि न्यूयॉर्क के अंदर इन लोगों ने खोला हुआ है। तो यहीं से हरकुलिस को गुस्सा आता है और बोलता है कि तुम्हारी मुझसे जेलिसी और तुम्हारी जो स्कीम्स हैं उसने मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है। तुम हर वक्त मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो? और अब तुम्हारे आने का मकसद मुझे साथ में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि तुम अपने साथ एक टाइटन स्कम को लेकर आई हो। तो ये बताओ कि टाइफून यहाँ पे कर क्या रहा है? ये एक टाइटन है और तुम इसके साथ क्या कर रही हो? तो टाइफून अपना हाथ दिखाते हुए बोलता है कि प्लूटो, तुम्हारे अंकल ने जो है, प्लूटो ऑफ हेडीज जो है, उसने मुझे टार्टरस से आज़ाद कर दिया ताकि मैं हीरा के साथ उसके कॉज में उसकी मदद कर सकूं। और मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि हेरा ने मुझसे कहा था कि मुझे ओलंपियंस को मारने की चांस मिलेगा। और हम इस तरह देखते हैं कि यहाँ पे टाइफून जो है वो अपना ईविल प्लान्स शेयर करना शुरू कर चुका है। तो मैं आपको बता दूं, टाइफून दरअसल एक टाइटन है और टाइटन्स वो होते हैं जो कि ओलंपियन से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं और इसीलिए उनको टार्टरस में कैद कर दिया गया था। लेकिन अब वो बता रहा है कि मुझे जो है हेडीज ने यानी कि वहाँ से बाहर निकाल दिया टार्टरस से, ताकि मैं हेरा का साथ दे सकूं, क्योंकि उसने मुझसे ये कहा है कि मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगी तो तुम उसके बदले में कुछ ओलंपियंस को मार सकते हो। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये कितना इविल प्लानिंग शुरू हो गई है। और यही सुनते हरकुलिस को अगले पल ही गुस्सा आता है और वो वहाँ का टेबल उखाड़ के बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे सामने खड़े होकर लास्ट सन ऑफ गाया से इस तरह से बात कर रहे हो? ऑनर आता है रेस्टोरेंट का और बोलता है कि नहीं हरकुलिस, ब्रेव हरकुलिस, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए। ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे सारे ओलंपियंस आते हैं, ये एक सेंचुरी है और हम लोगों ने कसम खाई थी कि इस जगह के ऊपर कोई भी गॉड एक दूसरे गॉड के ऊपर कभी हाथ नहीं उठा सकता है। ये एक तरह का बहुत बड़ा एक्ट हो सकता है और मेरे ख्याल से आपको ये नहीं करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि देखिए फ्यूरीज वो यहाँ पे आ गई हैं। अगर यहाँ पे ज़रा सा भी खून बहा तो ये फ्यूरीज आके आप सबको ख़त्म कर देंगी। तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो। तो वहीं पे हेरा बोलती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जगह जो है बिल्कुल सेफ रहेगी और ग्रीक के लोग हमेशा यहाँ पे आते ही रहेंगे और हम कभी भी तुम्हारे स्टूस को जो है ख़राब नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि यहाँ पे फ्यूरीज आके सब कुछ बर्बाद कर दें। और इस तरह हरकुलिस वहाँ पे अपना गुस्सा ठंडा करते हुए वहाँ पे वो चीज़ें रखकर बोलता है, फिर ठीक है, अगर इन लोगों को इस बैटल की ज़रूरत नहीं है तो मैं इनको फोर्स नहीं करूँगा आज लड़ने के लिए। वैसे भी इसने ये जगह इसीलिए चूज़ करी थी ताकि मैं इसका मुँह ना तोड़ सकूँ शायद। और वहीं पे हेरा बोलती है कि देखो हमेशा की तरह तुम सिर्फ बकवास ही करते हो, तुम्हारी कैलकुलेशंस वो बिल्कुल बेकार हैं, तो अब अपना मुंह बंद करके रखो क्योंकि अब बड़े लोग बात कर रहे हैं। और इस तरह हेरा आती है यहाँ पे अथीना के पास और बोलती है कि अथीना, तो अथीना बोलती है कि हेरा, तो बोलती है कि योर हाइनेस ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन वो फिर भी हेरा बोलती है। तो वो हेरा दोबारा बोलती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन वो फिर भी हेरा ही बोलती है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हेरा और अथीना का जो रिलेशन है इन दो डायलॉग्स में आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे हेरा बड़ी ज़बरदस्त बात बोलती है और कहती है कि तुम्हारा भाई जब मुझसे मिलता है तो मेरे ऊपर फर्नीचर मारने की जल्दी में होता है, और तुम जब मुझसे मिलती हो तो तुम अपने लफ्ज़ों के ज़रिए मुझ पर अटैक कर रही होती हो। क्या तुम दोनों ये खेल तमाशे कभी ख़त्म नहीं करोगे मेरे साथ? अथीना बोलती है कि मुझे पता लगा है, मेरे स्टॉक ब्रोकर ने मुझे बताया है कि मेरे ओलंपस ग्रुप के अंदर जो शेयर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया है, यहाँ तक कि वो सिर्फ मिनॉरिटी स्टेटस पे पहुँच चुके हैं। और मेरे ख्याल से जो मेरी जगह वहाँ पे मौजूद थी तुमने उसको भी हड़प लिया है और इसी वजह से तुम मेरे फ़ोन कॉल्स भी नहीं उठा रही हो ना। तो बोलती है कि एक तरह से देखा जाए तो ये सारी बात सच भी हो सकती है, लेकिन हेरा बोलती है कि इसकी शायद एक वजह ये भी हो सकती है कि तुमने काउंसिल ऑफ गॉड्स को बुलाया था, सारे के सारे गॉड हर्ट्स को बुलाया था, लेकिन तुमने इस बारे में हमसे कोई कंसल्टिंग नहीं की थी। और मैं जानना चाहूँगी कि तुमने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि तुम ये बात बहुत अच्छे से जानती हो कि ज़्यूस के जाने के बाद उनकी जगह सिर्फ मेरा ही अधिकार है। मैं ही हूँ जो कि पूरे ओलंपस के ऊपर राज करने के लिए बनी हुई, मैं उनकी ट्रू सक्सेशन हूँ, लेकिन तुमने फिर भी मुझसे इजाज़त लेना बेहतर नहीं समझा, तो तुमने ये सब क्यों किया? तो अथीना बोलती है, तो अच्छा ये है बात जिसके लिए तुम ये सब कर रही हो, तो इसीलिए तुम मेरी यहाँ पे अपॉलॉजी सुनने के लिए आई हो स्टेप मदर। अथीना बोलती है कि अच्छा मुझे तो इस बारे में कोई आइडिया नहीं कि मैंने तुमसे उस वक्त क्यों नहीं इजाज़त दी, मुझे अच्छी तरह से याद है, बल्कि क्योंकि उस वक्त हम लोग एक एलियन इन्वेजन के बीच में थे और वो आउटर स्पेस से हमारी तरफ आ रही थी और सारे के सारे गॉड्स उसके ऊपर खामोशी से बैठ के तमाशा देख रहे थे और सिर्फ मैं ही थी जिसने इसके ऊपर कुछ किया था। लेकिन हम देखते हैं हेरा को गुस्सा आता है और जोरदार टेबल के ऊपर मुक्का मारती है जिससे बिजली कड़कती है और बोलती है कि तुम्हें इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि तुम ये सब कर सको, तुमने मेरी अथॉरिटी को चैलेंज करने की कोशिश करी है।
और इसी वजह से अब पैंथियंस जितने भी हैं अर्थ के, वो मेरी ताकत के ऊपर मेरे ऊपर हंसते हैं। वो समझते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ जो कि अपनी एक बेटी को नहीं संभाल सकती है। मैं चाहती हूँ कि तुम अब से मेरी पूरी इटर्निटी के लिए मेरी रेंज के अंदर शामिल हो जाओ। जो मैं कहूँगी तुम्हें वही करना होगा अथीना पैंथियोस, और इसी के जरिए मैं तुम्हें सिर्फ माफ़ कर सकती हूँ। तो वहीं से पीछे से मेडिस अदर बोलता है कि क्या फुलझड़ी का शो दिखाया, मज़ा आ गया। तो हेरा बोलती है कि ओह बहुत बढ़िया, तुमने अपने कुत्ते को भी बोलना सिखा दिया है। और यहीं से हम देखते हैं, वो बोलता है कि इससे पहले कि तुम और कोई बकवास करना शुरू करो अथीना के बारे में, मैं तुम्हें अथीना का ओरिजिन बताना चाहूँगा। तुम्हारी फैमिली हिस्ट्री तुम्हें शायद भूल गई है, तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ। जब गॉड ज़्यूस ने जो है एक टाइटेनस मेटिस को जान से मार दिया था और उनको नहीं पता था कि वो माँ बनने वाली थी, और फेट्स ने ज़्यूस को बताया था कि तुम्हारी इस गलती की वजह से वो बच्ची इस दुनिया में आके रहेगी और वो तुमसे कहीं ज़्यादा ग्रेटर होगी। तो इसीलिए अगर तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड देखा जाए, जैसे कि तुम्हारे बाप यानी कि क्रोनस ने सारे बच्चे खा लिए थे, इसी तरह ज़्यूस ने भी सोचा और वहाँ पे वो टाइटेनस मेटिस को जिंदा निकल गए ताकि इसके जरिए वो बच्चा कभी पैदा ही ना हो सके। लेकिन 9 महीने बाद एक लड़ाई के अंदर मदर ऑफ माइग्रेन्स जो है वो ज़्यूस के सर में पैदा हुआ। मतलब ऐसा माइग्रेन जो कि आज तक किसी को नहीं हुआ था। ज़्यूस अपना सर पकड़ के ज़मीन पे बैठ गए थे। हेफेस्टियस जो कि ज़्यूस का बेटा था और ज़रा ओल्ड फैशन टाइप का था, उसको ये दर्द सही करने का कोई और तरीका समझ में नहीं आया और उसने वो कुल्हाड़ी लेके ज़्यूस के सर पे मार दी। और जब ज़्यूस का सर हेफेस्टियस के एक्स के मारने की वजह से खुल गया तो उसके अंदर से कोई और नहीं बल्कि गॉडेस अथीना जो है वो फुल्ली ग्रोन और आर्म्ड गॉडेस ऑफ विजडम और वॉर बन के ज़्यूस के सामने आई। तो मैं तुमसे सिर्फ यही पूछना चाहूँगा, जब फेट्स ने खुद अपने मुंह से कहा था कि गॉडेस अथीना जो है वो ज़्यूस से भी ज़्यादा ग्रेटर होने वाली हैं, तो तुम्हें क्या अधिकार है इस बात के ऊपर उससे बहस करने का कि तुम उससे ज़्यादा बेहतर हो। तो बेसिकली यहाँ पे हमें जो है गॉडेस अथीना का जो है 2 पेजेस के अंदर एक छोटा सा करके ओरिजिन सुना दिया गया है। अब थोड़ा सा डिटेल्स तो मुझे पता है आप सबको जाननी होंगी कि गॉडेस अथीना ये कैसे आ गई। मतलब भाई देखो, सीधी सी बात ये है कि ग्रीक मैथोलॉजी वो कहानियों से भरी हुई है। मतलब इसी वजह से लोग उसको पढ़ते हैं क्योंकि उसके अंदर ऐसी उल्टी पुल्टी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हुआ ये था कि ज़्यादातर गॉड ज़्यूस जो थे उन्होंने एक टाइटेनस को मार दिया था जिसका नाम मेटिस था और वो उस वक्त थी प्रेग्नेंट, मतलब उसका होने वाला था बच्चा। तो वहाँ पे फेट्स आकर उन्होंने कहा कि तुमने जिस माँ को मारा है वो इसके अंदर एक बच्चा था और वो बच्चा जो है वो एक लड़की है और वो तुमसे भी बहुत ज़्यादा ग्रेट होने वाली है। तो ज़्यूस ने इस डर से कि मुझसे बड़ा और मुझसे कोई ग्रेटर पावर इस यूनिवर्स में ना आ जाए तो वो उस गॉडेस को खा जाते हैं। जैसा कि ज़्यूस के बाप ने भी उन लोगों के साथ यही किया था, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन ज़्यूस को नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा और यहीं से हम देखते हैं कि ज़्यूस की इसी वजह से जो है सर में एक बहुत ज़बरदस्त दर्द उठता है 9 महीने बाद, और हेफेस्टियस जो उनका सर खोलता है बीच में से जिसके अंदर से गॉडेस अथीना निकलती हैं। तो बेसिकली ग्रीक मैथोलॉजी के अंदर अथीना का ओरिजिन कुछ ऐसा ही है कि वो ज़्यूस के सर में से पैदा हुई हैं और इसी वजह से उनके पास ज़्यूस की बहुत ज़्यादा विजडम है। और जब वो पैदा हुई तो वो एक बच्ची पैदा नहीं बल्कि एक फुल्ली ग्रोन वुमेन के अंदर पैदा हुई और इसी वजह से उनको गॉडेस विजडम और वॉर कहा जाता है और ये था गॉडेस अथीना का ओरिजिन। तो यहाँ पे हेरा बोलती है कि बिल्कुल तुमने ठीक कहा कि फेट्स का भी झूठ नहीं बोलते हैं, ये ज़्यूस से एक बहुत ही बढ़िया हो सकती है, एक बहुत ही बड़ी एम्बेरसमेंट ज़रूर हो सकती है, अ ग्रेट पेन इन माई। तो हेरा बोलती है कि ये सब बातें छोड़ो, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए स्टेप डॉटर। क्या तुम मेरे सामने अपने आप को सबमिट करती हो? क्या तुम मेरी बात सुनने के लिए तैयार हो सारी? तो अथीना बोलती है तुम वो चीज़ नहीं ले सकती हो जो कभी तुम्हारी थी ही नहीं और मैं वो तुम्हें चीज़ नहीं दे सकती हूँ जो हमेशा से मेरी है। तो हेरा बोलती है कि ठीक है, फिर मुझे लगता है कि तुमने अपनी चॉइस इख्तियार कर ही ली है, तो अगली बार हम जब मिलेंगे तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी और साथ में तुम्हारे इस छोटे कुत्ते को भी, और इस कुत्ते का भी तुम्हारे वही हाल होगा जो तुम्हारे पिछले कुत्ते का हाल मैंने किया है। तो वहीं पर अथीना बोलती है कि ज़रा एक मिनट, एगिस, तुम एगिस के बारे में बात कर रही हो? तुमने उसके साथ आखिरकार किया क्या है? तो हेरा वहाँ से जाते हुए बोलती है कि तुम उसके बारे में बहुत जल्द जान जाओगी। और हरकुलिस बोलता है कि ये चुड़ैल यहाँ से भाग गई है, लेकिन मुझे इसकी बातें सुन के तो यही लग रहा है कि वो नोबल लड़का जो कि ट्रे रॉलिंस है वो ज़रूर एक बहुत बड़े खतरे में है सिस्टर, हमें जल्द से जल्द उसको ढूंढना होगा। तो बोलती है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उसके बारे में तो मेरे ध्यान से निकल ही गई थी बात, लेकिन उसके ब्रेस्ट प्लेट के जरिए हम उसको ट्रेस कर सकते हैं, वो इसी सिटी के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है। तो एमेडिस बोलता है कि ज़रा एक मिनट, क्या तुम लोग मुझे बताना पसंद नहीं करोगे कि ये एगिस दरअसल है कौन? और यहीं से अगले पल एक टेलीपोर्ट खुलता है और वहाँ से वो तीनों उसको ढूंढने के लिए चले जाते हैं। और यहीं से हम लोग वॉल स्ट्रीट के ऊपर शिफ्ट होते हैं उसी शाम, जहाँ पे ओलंपस ग्रुप का हेडक्वार्टर बना हुआ है। मतलब ओलंपस ग्रुप आप एक तरह से समझ लीजिए कि मॉडर्न दुनिया के अंदर एक मॉडर्न ग्रुप बनाया गया है जिसके जरिए वो बिजनेस और अपना ट्रेड वगैरह कर सकें इस नॉर्मल दुनिया में रहने के लिए। क्योंकि ये गॉड हमने देखा कि जब से ज़्यूस की मौत हुई है तो माउंट ओलंपस पे से निकलकर अब शहरों में आने लग गए हैं और इंसानों की तरह रह रहे हैं। और वहीं पे हम देखते हैं कि हैबी बैठी होती है, बोलती है कि वेलकम टू द ओलंपस ग्रुप, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। तो बोलता है कि खैर मेरी तुम कुछ ज़्यादा मदद तो नहीं कर सकती हो, लेकिन हम इसकी स्टार्ट एक कॉफ़ी से ज़रूर कर सकते हैं। तो बोलती है कि मुझे लगता है कि आपकी यहाँ पे मीटिंग है मिस पेनहेलिस के साथ, तो आप मुझे अपना नाम बताना चाहेंगे? तो वहीं पे बोलता है कि मैं नॉर्मन ऑसबॉर्न हूँ, मैं लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड हूँ और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पे आज नॉर्मन ऑसबॉर्न जो है गॉडेस हेरा से मिलने के लिए आया है और वो बोलते हैं क्या तुम मुझे उस रॉक का एड्रेस दे सकती हो जिसके अंदर तुम लोग सब छुप के बैठे हुए थे ताकि मैं उसको कारपेट बॉम्ब कर सकूँ? तो वहीं पे हेरा आती है और बोलती है कि इसकी बातों का बुरा मत मानना है, का डायरेक्टर ऑसबॉर्न, ये दरअसल हमारा फैमिली बिजनेस और वो ज़्यादा यहाँ से बाहर निकलती नहीं है। मेरा नाम हेरा पेनहेलियोस है और मैं CEO हूँ। तो वहीं पे ऑसबॉर्न बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 7 मिनट है, मुझे इस बारे में कन्विंस करो कि मैं तुम्हारी ये बकवास सुनने के लिए आज यहाँ पे क्यों आया हूँ।
मैं यहाँ पे कभी भी तुमसे मिलने के लिए नहीं आता क्योंकि मुझे तो सिम देखने में सिर्फ एक फ्रॉड लग रही हो, लेकिन एक दुबई का अमीर जो था उसने मुझे कन्विंस करा कि तुमने उसको एक ऐसी डील बताई थी जो कि उसने पिछले 50 सालों के अंदर ऐसी डील नहीं सुनी थी। तो मैंने सोचा कि शायद तुमसे मिल लेना ही चाहिए कि तुम्हारे पास कुछ मेरे मतलब का होगा ही। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बेसिकली नॉर्मन ऑसबॉर्न हेरा से नहीं मिल रहे, बल्कि हेरा ने नॉर्मन ऑसबॉर्न को बुलाया अपने पास किसी काम के लिए। तो बोलती कि हाँ बिल्कुल, इस वक्त हम लोग जो है एक करंट ऑफर, एक स्पेशल प्रीव्यू आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो कि हमारे नए प्रोजेक्ट कॉन्टिन्यूम का होगा। ये दरअसल एक नई चीज़ है जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं और हम इसकी जो है कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, इसका स्टेटस अप करना चाहते हैं और इसी वजह से हम हाई स्टेटस इंडिविजुअल्स को, जैसा कि आप, उन सबको हम यहाँ पे बुला रहे हैं ताकि आप लोग हमारे इस प्रोजेक्ट का छोटा सा स्नीक पीक देख सकें और हमारे साथ इसमें आगे जुड़ सकें। तो मेरे ख्याल से आप अगर मेरे साथ आते हैं तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन बिगिन करती हूँ। तो वहीं पर ऑसबॉर्न बोलता है कि मेरा बस एक ही सवाल है, क्या तुम सच में एक्चुअली ये तो नहीं बिलीव करती हो ना कि तुम सच में द हेरा हो, मतलब जो मिथोलॉजी वाली हेरा है? क्योंकि मेरे ग्रुप में पहले एक ऐसी औरत मौजूद है जो कि अपने आप को लोकी बोलती है और मुझे उससे निपटना पड़ रहा है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि नॉर्मन ऑसबॉर्न को ज़रा सा भी नहीं पता इस बारे में कि सच में द गॉडेस हेरा है, यानी ग्रीक मिथोलॉजी वाली। वो समझ रहे हैं कि इसने शायद अपना नाम ऐसा रखा हुआ है और ये सब ग्रीक का उन्होंने एक जो है अपना कल्चर बनाया हुआ है। और वो ये भी यहाँ तक कि कह रहे हैं कि जो लोकी उनके ग्रुप में वो उसको भी सच में लोकी मानते नहीं हैं। तो हेरा बोलती क्यों ना आप हमारे प्रोजेक्ट कंटिन्यूम को देखें डायरेक्टर, और उसके बाद आप मुझे खुद ही बताएं कि मैं कौन हूँ और कौन नहीं। तो बोलता है कि वेरी वेल, जैसा आप करें। और इस तरह हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से अंदर मीटिंग के लिए जाते हैं और वहाँ पे उनको वो प्रेजेंटेशन वगैरह दिखाई जा रही होती है। और इस तरह हम देखते हैं कि मीटिंग के बाद वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। नॉर्मन ऑसबॉर्न बोलते हैं कि तुम इस सब को शुरुआत करने के बारे में कब सोच रही हो? तो बोलती है कि हमने इसकी काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग तो पहले से शुरू कर दी, इसकी स्टेजिंग वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। हम बस एक परफेक्ट ग्लोबल क्लाइमेट का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे वो ग्लोबली रोल आउट हो सके तो हम इस सब की शुरुआत कर दें। और यहीं से हेरा बोलती है कि मैं समझती हूँ कि तुम ये सारी चीज़ें देख के काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गए क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि तुम जब डायरेक्टर ऑफ हैमर बने हो तो तुम्हारे पास इस दुनिया की जितनी शक्तियाँ वो तुम्हारी मुट्ठी में आ चुकी हैं। तुम जो हो पहाड़ की चोटी पे खड़े हो, लेकिन अब तुमने शायद देखा होगा इस बारे में कि तुम सिर्फ उस पहाड़ी के नीचे ही खड़े हुए और चोटी अभी बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। तो वहीं पे हेरा बोलती है तो आप हमें ज्वाइन कीजिए डायरेक्टर, हमसे लड़िए मत। तो ऑसबॉर्न वहाँ पे खुद से बोलता है कि हनी मेरी ज़रा दो बातें गौर से सुन लेना। पहली बात यह है कि मैं तुमसे कभी लड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें टोटली इनहाइलेट कर दूंगा। तो यहीं से ऑसबॉर्न बोलता है कि मैं इस बिल्डिंग को चाहूँ तो अपने स्पेस स्टेशन से टारगेट कर सकता हूँ जो कि ऑर्बिटल हैमर की सैटेलाइट है, और उसके कैनन पार्टिकल के जरिए मैं तुम्हारी इस पूरी की पूरी बिल्डिंग को सिर्फ एक कचरे के अंदर बदल के रख सकता हूँ। तुम्हारी इनहाइलेशन मेरे हाथ में है और वो भी सिर्फ एक मैसेज की दूरी पे है। मैं सिर्फ एक मैसेज करूंगा और तुम लोग की पूरी बिल्डिंग, इसका नाम और निशान यहाँ से मिटा दिया जाएगा, कोई जान भी नहीं पाएगा यहाँ कभी कोई रहता भी था। तो यहीं से हेरा बोलती है कि बिल्डिंग्स जो हैं वो रिबिल्ड की जा सकती हैं, एक जनरेशन ऑफ फॉरेन सोल्जर्स उनको दोबारा अगली जनरेशन से रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन गॉड्स वो इटर्नल होते हैं, उनको मारा नहीं जा सकता। लेकिन ऑसबॉर्न बोलता है कि फिर से तुम्हारी यही सारी बकवास, देखो क्रेजी लेडी कि तुम इस वक्त जो करने की कोशिश कर रही है वो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। तुम चाह रही हो कि मैं अपनी सारी चीज़ें तुम्हारे सामने लाके प्रेजेंट के तौर पे पेश कर दूं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तो मैं तुमसे ये कहूँगा कि तुम अगर मुझे लूप में रखती हो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, वरना ये कंटिन्यूम प्रोग्राम की तो मैं ऐसी तहस नहस करूँगा कि तुम कभी इसके बारे में किसी को दिखा नहीं पाओगी। और वो जो शेख जो तुमसे इतने ज़्यादा पैसे लगा के गया है वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं उसको 2 मिनट के अंदर खरीद सकता हूँ। और यहाँ से हम देखते हैं कि नॉर्मन ऑसबॉर्न बहुत ज़्यादा गुस्से में हेरा की ये सारी चीज़ें देख के पता नहीं उसने ऐसा क्या दिखाया है जो कि वो इतना गुस्से में आ गया है और वो वहाँ से चले जाता है। तो हेरा बोलती है कि इसमें तुम्हारा ही नुकसान है भी, बाकी सबको नोटिफाई करना शुरू करो, अथीना और उसके दोस्तों की शामत आज रात ही हम बुलाने वाले हैं। तो वो बोलती है क्या हरकुलिस की भी? तो वो बोलती है कि नहीं मेरी बेटी, खास कर हरकुलिस की। और इस तरह हम लोग यहाँ से तीनों के पास शिफ्ट होते हैं। और यहीं से हम देखते हैं कि वो पूछता है मेडिस कि अब तुम मुझे बताना चाहोगे कि सच में ट्रे, रोलिंस, थाकोन और एगिस स्पिल ये सब है क्या? तो बोलता है कि तुम इस बारे में शायद बहुत मुश्किल से समझो, तकरीबन 96 ऐसे सिमुलेशन है जो कि मेरी बहन ने इस दुनिया के अंदर फैलाए हुए हैं जिसके जरिए वो उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो बोलती है कि नहीं 97। और वो बताता है हरकुलिस कि इसने जो है एक गॉर्गन की बेस्ट प्लेट जो है जो कि अकीलियन की मानी हुई थी, बहुत ज़बरदस्त किस्म की, जिसको बैटल ऑफ ट्रॉय के अंदर इस्तेमाल किया गया था। अथीना ने एक मोटल को चूज़ करा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बहादुर था ताकि वो उसको अपना चैंपियन बना सके। ट्रे जो था वो यहाँ ब्रुकलिन में रहता था और इंडीड वो एक वर्दी चैंपियन था और वो बहुत ही ज़बरदस्त चॉइस था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मेरा पहली बार उससे मुकाबला हुआ तो अपने वो टीम न्यू वॉरियर्स के साथ था और उस वक्त उस लोगों ने मेरा बहुत ज़बरदस्त तरीके से मुकाबला करा जिसको देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरत हुई थी, क्योंकि उस वक्त मुझे लगा था कि शायद एगिस ने उस प्लेट को अथीना से चुराया है, लेकिन वो दरअसल उसको उसी ने दी थी। तो बोलता है कि मुझे याद दिलाना इस बारे में कि मैं आइंदा कभी कोई तुम्हारा मैजिकल आर्मर नहीं उठाने वाला हूँ, कहीं मेरा भी ये हाल ना हो जाए। तो वहीं पे बोलती कि ज़रा खामोश हो तुम लोग। हेफेस्टिस ने इस एगिस को जो था एक चिमीरा की खाल से बनाया था जिसको मैंने जो है ज़िबा किया था साइकिया के अंदर, और ऐसा लग रहा है कि वो मेरी खुद की खाल थी, मैं उसको फील कर सकती हूँ और वो उस वेयर हाउस के अंदर से मुझे फीलिंग्स आ रही है कि वो वहीं पे मौजूद है। मेरे ख्याल से हमें वहाँ पे जाना चाहिए। तो वहीं पे मेडिस बोलता है कि ज़रा एक मिनट, ये तो वही एक्सिलोस्कोप कंपनी है, यही थे जिन्होंने वो इस गेम शो का स्पॉन्सर करवाया था और वह गेम शो जीता था, और ये वही कंपनी जिसकी वजह से मेरी पूरी की पूरी फैमिली को मर्डर करवाया गया था।
तो यहीं से हम बेसिकली देख रहे हैं कि आपको पता होगा कि एमेडिस जो की जो फैमिली थी उसको किसी ने मरवाया था, क्योंकि वो एक बहुत ज़बरदस्त जो था सोप कंपनी का कॉन्टेस्ट जीत गया था, जिसमें वो दुनिया का 8 इंटेलिजेंट पर्सन माना जा रहा था, और इसी की वजह से उसके पूरे के पूरे घर को उड़ा दिया गया था। लेकिन एमेडिस वहाँ से भाग गया था, और इसी तरह उसकी मुलाकात हरकुलिस से हुई और फिर वो वर्ल्ड वॉर हल्क की इवेंट में साथ आया। तो एमेडिस बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि हेरा एक्सेलो के साथ इन्वॉल्व हो सकती है? तो हेरा बोलती है कि हाँ ये सब पॉसिबल हो सकता है कि एक्सेलो जो है वो सब डायरी कंपनी हो ओलंपस ग्रुप की। तो एमेडिस बोलता है क्या सच में? तो हरकुलिस बोलता है कि अब बातचीत बहुत हो गई है, इसको पता करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आओ मेरे साथ। और हरकुलिस हम देखते हैं कि अपने हाथों से वो फैंस को तोड़ता है और अंदर की तरफ जाते हैं। तो एमेडिस चिल्लाता है जरा 1 मिनट हर्क, तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो सकता है कि ये किस्म का ट्रैप हो हमें फंसाने के लिए, हमें कुछ सोचना चाहिए। लेकिन हरकुलिस बोलता है कि बस बहुत सोच लिया, बहुत समझ लिया, और वो उस कंपनी की वहाँ से दीवार तोड़ के अंदर घुसता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे एगिस उसकी लाश पड़ी होती है, और हरकुलिस उसके पास आता है और बोलता है कि ये तो हमारा ट्रे रॉलिंस है, लगता है कि यहाँ पे एक बहुत बुरी जंग हुई है जिसके अंदर ये बेचारा हार गया। और अथीना उसके पास आके बैठती है और बोलती है कि ये तो मेरा चैंपियन है, मैं तुम्हें जो हूँ उसका आशीर्वाद देती हूँ कि तुम जहाँ कहीं भी रहो एक अच्छे तरीके से रहो, तुम्हारी आफ्टर लाइफ वो बहुत अच्छी तरीके से गुजरे। तो बोलती है कि अपने बाप को याद करने के लिए उस बच्चे का इस्तेमाल क्यों कर रही हो, मैं बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे बाप के पास भेजने वाली हूँ, तुम खुद जाके उनसे कह देना। और यहीं से हम देखते हैं कि वो सारे के सारे गॉड्स आते हैं, और अथीना बोलती है कि हेरा आर्गिया तुम्हें इस चीज़ की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। तो हेरा बोलती है कि सिंस द डॉन ऑफ द टाइम मैंने सिर्फ लोगों की कीमत ही चुकाई है, मैं यही तो करते आ रही हूँ, मैंने अपने हस्बैंड की वो नाजायज़ औलादें उन सबको जो है कीमत चुकाई है, उन सबसे मैंने निपटा है, उसकी अनलेजिमेंट नस्लें जो है मैंने उनको बर्बाद तो करा है, मेरा सिर्फ यही तो काम था कि वो बच्चे पैदा करता रहता था और मैं उन सबको मारती रहती थी, मेरी तो जैसे कोई सब में औकात ही नहीं थी। लेकिन अब ये सब चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होती हैं, क्योंकि आज मैं सबको यहाँ पे ख़त्म करने के लिए आ गई हूँ और अपने साथ में पूरे के पूरे ओलंपस ग्रुप को लेकर आई हूँ। और हम देखते हैं कि यहाँ पे ओलंपस ग्रुप के अंदर वो बहुत सारे लोगों को लेकर आती है, जिसमें से यहाँ पे प्लूटो भी शामिल होता है, यानी कि हेडीज। और अथीना बोलती है कि अंकल प्लूटो, क्या वाकई में आप इस टायरेंट के साथ काम करना चाहेंगे, इसके साथ खड़े होना चाहेंगे? तो हेडीज बोलता है कि मैं वहीं पे खड़ा हूँ जहाँ पे मेरा लिबरेटर है अथीना, तुम इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हो कि क्या सही है और क्या गलत है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे डेफिनी भी मौजूद होती है, और वो बोलता है हेडीज कि डेफिनी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो अथीना बोलती है कि ज़रा देखो, तुमने बच्चों को भी एक दूसरे के खिलाफ भड़काई थी ना, तुम हमेशा से हैरा ही रहोगी। तो डेफिनी बोलती है कि मैं इस बारे में नहीं जानती थी कि तुम यहाँ पे हो गए। तो अथीना बोलती कि ठीक है, तुम्हें मेरा कन्फेशन सुनना है तो मैं तुम्हें बताती हूँ, मैंने काउंसिल ऑफ गॉड्स को इसीलिए बुलाया था क्योंकि मुझे अर्थ को प्रोटेक्ट करना था स्क्रल से, वो हमारे ऊपर हमला करने के लिए आ रहे थे, उसके ऊपर किसी की नज़र नहीं थी, सिर्फ मैं इस बारे में जानती थी। और हाँ, मैंने उन लोगों को अपने बल पे इसीलिए वहाँ पे बुलाया था सारे गॉड्स को, ताकि मैं बता सकूँ कि एक असली ओलंपियन क्या होता है, एक असली ट्रू लीडरशिप किस तरह की होती है, तुम लोगों की तरह नहीं जो कि बुज़दिली के अंदर बैठे रहें और कुछ ना करें। मैं उनको दिखाना चाहती थी सबको कि असली गॉड्स कैसे होते हैं, मैं उनको बताना चाहती कि वो जो पुराने तौर तरीके हैं वो पुराने ही रह गए हैं, वो पुराने लोग पुरानी चीज़ें फॉलो करते हैं, उनके पुराने वेंडेटास होते हैं, लेकिन मैं उस सबको ख़त्म करने के लिए ये सब किया था। और हेरा को ये सारी बातें सुन के और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाती है वहाँ पे। तो हरकुलिस बोलता है कि हाँ हेरा, ज़ोर से चिल्लाओ, क्योंकि ना ही यहाँ पे अब सेलेनियस है और ना ही फ्यूरीज है जो कि आएंगी तुम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि अब तुम लोगों के ऊपर कहर बसेगा हरकुलिस का। लेकिन इससे पहले हरकुलिस उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाए, ऊपर हम देखते हैं कि जोरदार धमाका होता है, और यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि नॉर्मन ऑसबॉर्न अपनी डार्क एवेंजर्स की टीम के साथ यहाँ पे एंट्री मारता है। और यहीं पे नॉर्मन ऑसबॉर्न बोलता है कि मैं उस बारे में बहुत शॉक्ड हूँ, मुझे देख के बहुत अजीब लग रहा है, यहाँ पे ग्रेक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चल रहा है और वो भी अमेरिकन सॉइल के ऊपर, वो भी हमारे इतने ज़बरदस्त और कीमती सी पोर्ट के नज़दीक। ये एक नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, तो अवेंजर्स इन सबको मार गिराओ। और इस तरह देखते कि नॉर्मन ऑसबॉर्न यहाँ से उनके खिलाफ उनको मारने के लिए ऑर्डर दे देता है। टू बी कंटिन्यूड।